Hello everyone, welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. आज का हमारा टॉपिक इंडियन पार्लियामेंट का सेकेंड ऑर्गन यानी राज्यसभा है। तो गाइज पिछली क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्गन यानी लोकसभा को हमने डिस्कस किया, जहाँ पर हमने देखा कि लोकसभा क्या होता है, कौन कौन लोकसभा के मेंबर होते हैं, मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ और क्राइटेरिया हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किन किन ग्राउंड पर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा के मेंबर को डिसक्वालीफाइड किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू लोकसभा को भी डिस्कस किया था। तो गाइज आज के क्लास में हम इन द सेम पैटर्न राज्यसभा को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज सेकेंड ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है और परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। सो लेट्स सी अबाउट द फैक्ट्स बिहाइंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ द अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स एंड इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। तो गाइज जो राज्यसभा है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, अपर हाउस भी कहा जाता है, परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। फर्स्ट ये कि अपर हाउस क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर ये है कि अपर हाउस ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कन्वेंशन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट राज्यसभा को अपर हाउस कहकर बुलाया करती थी, अपर हाउस कहा करते थे। इस वजह से राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। सेकेंड नाम है द काउंसिल ऑफ स्टेट, कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, इसलिए कि जो राज्यसभा है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो यूटीज़ और जो स्टेट्स हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं, जो यूटीज़ हैं, इसके लिए जो है राज्यसभा में कुछ सीटों को एलोकेट किया गया है। जब भी राज्यसभा में ये सीट वैकेंट होते हैं तो उसके लिए इलेक्शन कराया जाता है। तो जो एमएलए हैं स्टेट के, यूटीज़ के, वो एमएलए जो है राज्यसभा के उन सीटों को फुल करने के लिए इलेक्शन करते हैं, अपने कैंडिडेट को क्या करते हैं, वोट दे करके राज्यसभा में भेजते हैं। तो इस वजह से राज्यसभा कहीं ना कहीं क्या है, ये स्टेट ही को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और तीसरा ये कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं। परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो इन्हीं पॉइंट को जो है इस 3 पॉइंट में मेंशन किया गया है कि राज्यसभा को जो ये नाम दिया गया है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर एंड इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। के राज्यसभा जो है ये अपर हाउस है, इसे सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर भी कहा जाता है। और जो ये राज्यसभा है ये इंडियन यूनियन के यूटीज़ और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है। सेकेंड पॉइंट, द राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, ये इसलिए कि ये कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता है। तीसरा पॉइंट ये कि द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज़। जब आप शेड्यूल 4 को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो 4 शेड्यूल बेसिकली ये यूटीज़ और स्टेट के लिए राज्यसभा में जो सीटों को एलोकेट किया गया है उसके बारे में हमें बताता है। तो गाइस हमने जो राज्यसभा के डिफरेंट नेम्स थे उनके पीछे का क्या बैकग्राउंड था उसको हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कंपोजिशन, कि राज्यसभा किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट को मेंशन किया है। सो लेट्स सी, द फर्स्ट पॉइंट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज़ 250, कि राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है। आउट ऑफ विच 238 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूटीज़। तो 250 में से 238 मेंबर्स जो होते हैं ये स्टेट और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं, जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जिनका इलेक्शन कैसा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो है इनका इलेक्शन कराया जाता है, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और जो 12 मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो ये तो हो गया क्या, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा क्या है, फिर उसका कैटेगराइजेशन। एंड द सेकेंड पॉइंट, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज़ 245। तो करंट में राज्यसभा में कितने सीट हैं, तो ये कितने हैं, 245, 245 राज्यसभा में हैं टोटल मेंबर, जिसमें से 229 मेंबर ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 4 मेंबर यूटीज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 233। और जो 12 मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं उसे। तो टोटल हो गए 245। तो करंट में जो राज्यसभा का स्ट्रेंथ है वो 245। सो नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
तो गाइज राज्यसभा का इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो इस टॉपिक को हम सेपरेटली अलग से वीडियो बनाकर हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। बस यहाँ पर हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वजह से यहाँ पर हम जिक्र ना करके उसको सेपरेट वीडियो में विद एग्जांपल के साथ हम क्या है उसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं या जो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको एमएलए के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूटी इन द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। सेकेंड पॉइंट ये है कि जिन यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं तो उनको कौन इलेक्ट करता है, तो उसी बात में मेंशन किया है जो यूटीज़ में इलेक्टोरल कॉलेज को बनाया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं कि जिनका काम ही है कि वो राज्यसभा के मेंबर को क्या करें, वोट करके इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजे। जो यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जो है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इनडायरेक्टली क्या है इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजा जाता है। ये सेकेंड पॉइंट है। तो हम जो है राज्यसभा के इलेक्शन कैसा होता है उसको हम सेपरेट में डिस्कस करेंगे। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, एमएलए करते हैं, और यूटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो उनको इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ओनली 3 यूटीज़ लाइक दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो गाइस जैसा कि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज़ में सिर्फ 3 यूटीज़ ऐसे हैं कि जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में आते हैं। तो वही इसी बात को मेंशन किया है कि ओनली 3 यूटीज़ जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर, इनका अपना राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है। और इसके अलावा जो यूटीज़ हैं उनका जो है रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये 3 यूटीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इन 3 यूटीज़ से क्या है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर दोज हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। तो जैसा कि हमने बतलाया था कि जो 12 मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। किस बेसिस पर? इसलिए कि वो जो 12 मेंबर होते हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ करता है आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस और सोशल साइंस। तो इन 4 फील्ड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्यसभा का क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि राज्यसभा हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि लोकसभा के द्वारा जिन कानून को इनिशिएट किया जाता है उन कानून में रिव्यू करना, इसी तरह उन कानून में अल्टर करना, कुछ रद्दो बदल करना, ये क्या है राज्यसभा का एक इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि उन कानून को रिव्यू करना, उसमें क्या है कुछ रद्दो बदल करना, कुछ सजेशन देना, कुछ राय देना, ये क्या है राज्यसभा का एक फंक्शन है। एंड द सेकंड पॉइंट, इट कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। फर्स्ट लोकसभा, एंड द सेकेंड राज्यसभा, एंड द थर्ड प्रेसिडेंट। जब इन 3 प्रोसेस से गुजर जाएगा वो बिल तो जाकर वो क्या बनता है, लॉ बनता है। तो उसमें से एक ये है कि राज्यसभा से भी क्या है वो लॉ गुजरे, पास करें। तो इसी पॉइंट को इसमें मेंशन किया है। एंड द नेक्स्ट लेट्स सी द पावर ऑफ द राज्यसभा। अब ये है कि ये हमने फंक्शन देख लिया, अब ये है कि राज्यसभा का पावर क्या है। सो लेट्स सी स्टेट रिलेटेड मैटर्स, यानी कि हर वो मैटर जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टेट यानी रियासत से हो तो उसमें राज्यसभा को पावर है। क्या पावर है? द राज्यसभा प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट, यानी कि स्टेट रिलेटेड मैटर्स में राज्यसभा को पावर क्यों है? इसलिए कि राज्यसभा जो है स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करता है। So therefore, any matter that affects the state must be referred to it for its consent and approval. तो इसी वजह से हर वो मैटर, हर वो मसला जो स्टेट को क्या करता हो, अफेक्ट कर रहा हो, उस पर क्या असर कर रहा हो, तो ज़रूरी हो जाता है कि उस मैटर को राज्यसभा के कंसेंट और अप्रूवल के लिए भेजा जाए। ये ज़रूरी है। एंड द सेकेंड पॉइंट, इफ़ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ट्रांसफर अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज़ नेसेसरी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट यानी इंडियन पार्लियामेंट
किसी मैटर को ट्रांसफ़र करना चाहता है, कहाँ से? स्टेट लिस्ट। गाइस, लिस्ट भी कई तरह के होते हैं, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर बात चल रही है कि स्टेट लिस्ट से अगर किसी मैटर को यूनियन पार्लियामेंट ट्रांसफ़र करता है, रिमूव करता है, तो ये करने से पहले राज्यसभा का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ये फुल्ली पावर दिया गया है राज्यसभा को। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जितने भी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं उसको क्रिएट करने में भी राज्यसभा को फुल्ली पावर है, अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 तरह के पावर हैं जो राज्यसभा को दिया गया है। सो नाउ लेट्स सी द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा। कि अब राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, मेंबरशिप को हासिल करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। सो लेट्स सी, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज राज्यसभा ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट लीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि वो इंडिया का नागरिक हो। सेकेंड ये कि उसकी एज एट लीस्ट 30 साल के हों, यानी 30 साल के हों। ये 2 क्राइटेरिया हुआ। एंड द सेकेंड पॉइंट, ही शी शुड मेक एन ऑथ एन अफर्मेशन स्टेटिंग दैट he or she will bear true faith and allegiance to the Constitution of India। सेकेंड क्वालिफिकेशंस ये है कि जो भी बंदा या बंदी क्या है, वो ऑथ लेगा, अफर्मेशन लेगा, ये कहकर कि वो सच्चाई का साथ देगा और इसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको फॉलो करेगा, उसकी फर्माबरदारी करेगा। एंड द थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, he or she should be registered as a voter in the state from which he or she is seeking इलेक्शन टू द राज्यसभा। तीसरा क्वालिफिकेशन ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसके अकॉर्डिंग वो बंदा और बंदी जो राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, वो उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में क्या है, होना चाहिए। यानी कि वो एज अ वोटर क्या है, रजिस्टर्ड होना चाहिए उस स्टेट से, जिस स्टेट से वो क्या कर रहा है, राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, यानी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। And the next qualification is, however, in 2003, a provision was made declaring any Indian citizen can contest the Rajya Sabha elections irrespective of the state। चौथा क्वालिफिकेशन ये है कि 2003 में एक प्रोविज़न को पास किया गया था जिसमें यह बात कही गई थी कि हर इंडियन सिटीज़न क्या है, वो राज्यसभा के इलेक्शन को लड़ सकता है, राज्यसभा इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट जहाँ वो रहता है। तो गाइस, ये हमने क्वालिफिकेशन को देखा रिगार्डिंग द राज्यसभा। एंड द नेक्स्ट कि राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है। सो लेट्स सी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर अगर हम देखें तो फर्स्ट डिसक्वालिफिकेशन ये है कि इफ़ शी और ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जाम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। पहला ग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड ये है कि अगर कोई बंदा या बंदी क्या करता है, किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो, इस बिना पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सिवाय उन मिनिस्ट्री या अदर ऑफिस के जिससे खुद पार्लियामेंट ने क्या किया, एग्जेम्प्ट किया है, मुस्तस्ना किया है। यानी कुछ ऑफिस या मिनिस्टर हैं कि अगर वो ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं तो उसके बावजूद जो है उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्शनल है। अगर इन जनरल देखें कि अगर कोई भी बंदा या बंदी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए हो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो ये ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। एंड द सेकंड पॉइंट इज इफ ही और शी इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर कोई बंदा या बंदी अनसाउंड माइंड का हो, पागल हो, तो वो भी क्या है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इफ शी और ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अगर कोई बंदा या बंदी इंसॉल्वेंट, यानी कि इंसॉल्वेंट से बैंकरप्सी जिसे कहते हैं, कर्ज ले लेना, कर्ज में डूबा हुआ होना, अगर उससे नहीं निकला है, अनडिस्चार्ज्ड है, तो इस बिना पर भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ही और शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो इंडियन के सिटीजन नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, इफ ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। यानी कि मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि वो लॉ के बिना पर। मतलब ये है कि अगर वो जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है शेड्यूल 10 में, कि अगर कोई भी एमपी क्या करता है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो क्या है, उसको डिफेक्शन के बेसिस पर क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उसी को कहा गया है कि किसी भी मेंबर को, यानी कि राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एनी लॉ जिसको पार्लियामेंट ने बनाया हो। तो ये हमने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन देखे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, के कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर क्या है, राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टेनियर, टेनियर ऑफ मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबरशिप का टेनियर यानी कि कितने ज़माना तक जो है वो राज्यसभा के मेंबर बने रहेंगे। सो राज्यसभा, एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा इंजॉयज अ सेफ टेनियर ऑफ 6 ईयर्स। मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के मेंबरशिप का जो टेनियर है, ड्यूरेशन है, वो 6 साल का है, यानी 6 साल के लिए मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। उसी को कहा है कि हर राज्यसभा के मेंबर 6 साल का एक सेफ टेनियर को एंजॉय करते हैं। एंड द नेक्स्ट, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इसी के साथ साथ हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर करते हैं। राज्यसभा के जो है 1/3 मेंबर हर 2 साल पर क्या होता है, रिटायर करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट में कितने हैं, 250 हैं, 250 है, तो उसका 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल पे क्या होगा, रिटायर होगा। सो दे आर इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप। तो अब रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद भी वो क्या है, दोबारा मेंबरशिप के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये हमने टेन्योर को देखा राज्यसभा के मेंबर का। सो गाइज, इट वॉज समथिंग अबाउट द राज्यसभा। अब हम यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो डिफरेंसेस हैं या कंपैरिजन को देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। लोकसभा में जो है एज एलिजिबिलिटी जो है वो 25 ईयर्स हैं, जबकि राज्यसभा में एज एलिजिबिलिटी 30 ईयर्स है, यानी 25 ईयर्स के होंगे तब जाकर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, और जब आप 30 साल के होंगे तब जाकर आप क्या राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है इसको क्या डायरेक्टली पीपल क्या है इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जबकि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, जो उसके मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो लोकसभा होता है ये डिसॉल्व हो जाया करता है, और जबकि ये राज्यसभा जो है ये क्या है, परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। और इसी के साथ साथ जो लोकसभा का टेनियर है वो 5 साल है, और राज्यसभा का जो टेनियर है ये 6 साल के लिए है। मगर लोकसभा के केस में ये है कि लोकसभा का जो ये डेजोल्यूशन है ये नहीं कि 5 साल होगा तभी होगा, उससे पहले भी हो सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, और ये भी है कि लोकसभा के जो टेनियर है उसको इमरजेंसी के वक्त जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कि मनी बिल जो हुआ करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोकसभा ही में क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बट ये है कि राज्यसभा में जो है उसे भेजा जाता है राज्यसभा का क्या कहते हैं, राज्यसभा का यानी कि सजेशन लेने के लिए। फिर वो ज़रूरी भी नहीं है कि लोकसभा उसके सजेशन को क्या है एक्सेप्ट करे। और ये है कि अगर मनी बिल राज्यसभा में चला जाता है तो उनके पास 14 दिन है राज्यसभा के पास कि उस 14 दिन के अंदर क्या अप्रूवल दे दे। अगर अप्रूवल नहीं देते हैं तो वो बिल जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा या रिटर्न आ जाएगा लोकसभा में। तो ये लोकसभा का एक स्पेशल पावर था रिलेटेड टू मनी बिल। ठीक इसी तरह राज्यसभा के पास भी स्पेशल पावर है, लाइक कि हर वो मैटर जिसका ताल्लुक स्टेट से हो यानी स्टेट रिलेटेड मैटर, तो उसमें क्या है, राज्यसभा को क्या है, फुल्ली पावर है। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को जो क्रिएट किया जाता है उसमें भी जो है राज्यसभा को स्पेशल पावर है कि लोकसभा को क्या है अप्रूवल लेना पड़ता है, चाहे वो स्टेट मैटर में हो चाहे वो न्यू ऑल इंडिया सर्विस में हो, को क्रिएट करने में हो। इन दोनों सूरतों में राज्यसभा से क्या अप्रूवल लेना नेसेसरी है। So this was some differences between the Lok Sabha and Rajya Sabha. And the next, powers of the Lok Sabha. लोक सभा के पावर। गाइज लास्ट वीडियो में हमने पावर्स ऑफ द लोक सभा को मिस कर दिया था, जिसको मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। इस वजह से मैंने आज के इस वीडियो में लोकसभा के पावर को यहाँ पर मेंशन किया है। तो लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिसीजन इन ज्वाइंट सीटिंग, कि जो ज्वाइंट सीटिंग होता है पार्लियामेंट का, उसमें जो डिसीजन होता है उसमें लोकसभा का डिसीजन क्या होता है, प्रिवेल होता है, गालिब होता है। सो एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दोनों हाउस से क्या है, पास हो। तो ऑर्डिनरी लॉ को दोनों हाउस से पास होना क्या है, ज़रूरी है। एंड द सेकेंड पॉइंट, हाउएवर इन केस ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय कॉलिंग अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। इसी के साथ साथ अगर दोनों हाउस के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंसेस या इख्तिलाफ होता है तो दोनों हाउस को क्या किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है, यानी दोनों हाउस के लिए एक ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट, ड्यू टू अ लार्ज स्ट्रेंथ द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर जिक्र किया गया है, इन दोनों मीटिंग में, इन दोनों पॉइंट में जो है लोकसभा का डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। लोकसभा जो डिसीजन ले लेगा उसे मानना पड़ेगा। उसी को कहा है, क्यों, इसलिए कि लोकसभा का स्ट्रेंथ ये क्या है,
ज़्यादा है राज्यसभा के स्ट्रेंथ के मुकाबले में। हाँ, तो इस वजह से लोकसभा का जो व्यू है, जो उसका डिसीजन है, जो उसका ओपिनियन है, वो क्या होता है, इस तरह के मीटिंग में वो प्रिवेल होता है, गालिब आता है। एंड द सेकेंड पॉइंट या सेकेंड पावर, पावर्स इन मनी बिल, मनी मैटर्स। लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, कि जो लोकसभा को जो है मनी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें ज़्यादा पावर हासिल है। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो जब एक मर्तबा लोकसभा गवर्नमेंट के बजट या किसी भी मनी से रिलेटेड लॉ को पास कर देता है तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट या उससे इनकार नहीं कर सकता है। एंड द नेक्स्ट, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट, हाउएवर द फॉर्मर मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। तो गाइस इस पॉइंट को हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था जब हम डिफरेंसेस को देख रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में, कि कुछ स्पेशल पावर लोकसभा को दिए गए हैं जैसे कि मनी मैटर, और कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा को दिए गए हैं जैसे स्टेट रिलेटेड मैटर। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो मनी से के रिगार्डिंग जो मैटर हुआ करता है, राज्यसभा जो है उसे 14 दिन तक ही डिले कर सकता है, 14 दिन तक ही क्या अपने पास रोक सकता है, या उसमें कुछ चेंजेस या कुछ तब्दील करने का मशवरा या सजेशन दे सकता है। मगर जो भी चेंजेस या जो भी मशवरा दे रहा है राज्यसभा मनी से रिलेटेड मैटर में, तो वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है लोकसभा के लिए, या उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पावर ऑफ द लोकसभा इज पावर ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एट द सेंट्रल लेवल, तो उसके ऊपर भी क्या है, लोकसभा को पावर होता है। द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा के पास ये पावर है कि वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये लोकसभा के पास पावर है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पावर ये है, इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। ये भी पावर है। इसी भी पावर में क्या काउंट किया जाता है कि अगर लोकसभा के मेजोरिटी मेंबर ये कहता है, क्या कहता है कि नो कॉन्फिडेंस, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है, नो कॉन्फिडेंस है, यानी कि उनकी क्या है, मेजोरिटी खत्म हो गई है। अगर ये कहता है नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, सबको क्या है, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ये भी एक पावर है। एंड द नेक्स्ट, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है, मतलब कि राज्यसभा के अगर मेजोरिटी मेंबर ये कहे कि हमारे पास नो कॉन्फिडेंस है काउंसिल मिनिस्टर में, ये पावर जो है राज्यसभा को नहीं दिया गया, ये सिर्फ लोकसभा के साथ खास है। तो गाइस आज के सेशन में हमने पार्लियामेंट के सेकेंड ऑर्गन राज्यसभा को भी क्या है, डिस्कस कर लिया है, और जितने भी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर एग्ज़ाम में लोकसभा राज्यसभा से कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं इन वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस अब तक हमने पार्लियामेंट के दो ऑर्गन लोकसभा राज्यसभा को डिस्कस कर लिया। चूँकि पार्लियामेंट जो है ये तीन ऑर्गन आते हैं इसमें, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जिसमें से हमने लोकसभा को डिस्कस कर लिया कि जहाँ पर मेंबर को क्या है पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और राज्यसभा में एमएलए उसको इलेक्ट करते हैं। फिर दोनों के क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या रेजिग्नेशन के ग्राउंड हैं, उन सबको हमने जिक्र किया। फिर इसी के साथ साथ दोनों हाउस में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हमने कंपेयर भी किया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जो स्पीकर का टॉपिक है जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, तो उस पर हम वीडियो या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।